शहर की हंगामा खेजियों और शोर शराबे से कोसों दूर पोश इलाके के उस इंतहाई पुरसुकून और महंगे सेक्टर में वाक़या बेगम सरवत का वो वसी और अरीज बंगला अपनी तमाम तर शान शौकत और जदीद तर्ज तामीर के बावजूद अहमर के लिए किसी ऐसे तल्स्मानी कैद खाने से कम ना था, जहाँ दरो दीवार पर अवीज़ा कीमती पेंटिंग्स और फर्श पर बिछे ईरानी कलीन उसे हर लम्हा ये एहसास दिलाते थे कि वो यहाँ का नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया का बासी है जहाँ कच्ची मिट्टी की महक होती है, जहाँ रिश्तों में बनावट की बजाय खलूस होता है, और जहाँ सुबह का आगाज परिंदों की चहचहाहट और मस्जिद से बुलंद होने वाली अजान की रूह परोर सदा से होता है। मगर यहाँ इस संगे मरमर के महल में उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। बाप के अचानक इंतकाल ने इसकी दुनिया वीरान कर दी थी, और फुप्पो फुप्पो बेगम सरवत का इसरार उसे गांव से शहर खींच लाया था। अहमद एक खुददार और गैरतमंद नौजवान था। वो कभी नहीं चाहता था कि किसी के टुकड़ों पर पड़े, मगर वो और अपनी माँ के बार बार इसरार ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि गांव से रोज कॉलेज तक का सफर आसाब को थका देने वाला होता था। वो यहाँ आला तालीम हासिल करने आया था, मगर पहले ही हफ्ते उसे अंदाजा हो गया कि ये सफर कांटों की सेज है, खास तौर पर उसके घर का माहौल जो कि उसकी मजहबी और मशरकी इक़्तिदार से अक्सर उलट था। रात का आखिरी पहर था, कायनात पर एक पुरस्रार खामोशी छाई थी, और अहमद अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठा तिलावत में महूर था। उसकी धीमी और सोज में डूबी आवाज़ कमरे की फिजा में एक मुक़द्दस इर्ताश पैदा कर रही थी कि अचानक बंगले के मरकजी आहिनी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, और पोश में एक गाड़ी के टायरों की ऐसी चंगार गूंजी जिसने रात के सुकूत को बेरहमी से चीर कर रख दिया। अहमद की पेशानी पर नागवारी की शक्लें उभर आई। वो जानता था कि यह कौन है। ये उस घर की बिगड़ी हुई शहजादी जोया थी, जो अपनी आज़ादी को मादरे पदर आज़ादी समझती थी, और रातों की तरीकी में वो दोस्तों के साथ पार्टियों में वक्त गुजारना अपना स्टेटस सिंबल समझती थी। अहमद ने दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखा, जहाँ रात के 3 बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस लेकर दोबारा अपनी तवज्जो तिलावत की जानिब मरकूज करने की कोशिश की, मगर बाहर सीढ़ियों पर एड़ियों की टक टक की आवाज़ करीब आती गई, और फिर अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा बगैर किसी दस्तक या इजाज़त के धर से खुला। अहमद चौंक कर पीछे हटा। सामने जोया खड़ी थी। उसका हुलिया इंतहाई अख्तर था। महंगा ब्रांडेड लिबास शिकनों से भरा हुआ था। मेकअप से लुथड़ा चेहरा, बालों का जूड़ा ढीला होकर कांधे पर झूल रहा था। उसकी आंखों में नींद की बजाय एक अजीब सी सुर्ख डोरिया खुमार था, जो चीख चीख कर बता रहा था कि वो किसी होश शरबा महफिल से लौट रही है। अहमद ने फौरन नजरें झुका ली, क्योंकि उसकी तरबियत उसे गैर महरम को इस हाल में देखने की इजाजत नहीं देती थी। जोया ने अहमद को जायनमाज पर बैठे देखा तो उसके लबों पर एक इंतहाई जहरीली और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने लड़खड़ाते कदमों से कमरे में कदम रखा और हकारत से चारों जानिब देखा, जैसे ही किसी कचरा कुंडी में आ गया। ओह, तो हमारे घर के नए मुलाजिम ने मेहमान और पार्ट टाइम मौलवी साहब अभी तक जाग रहे हैं। वाह, क्या इबादत है। जोया की आवाज में बिला की करख्तगी थी। अहमद ने जब्त का मुजाहरा करते जाए नमाज का कोना सीधा किया और इंतहाई धीमे और बाअदब लहजे में बोला, जोया बीबी, आप शायद थकावट की वजह से रास्ता भूल गई हैं। आपका कमरा आ गया है, प्लीज आप जाएं। ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने का। जोया को उसका लहजे का ठहराव और नसीहत एक आंख न पाई, वो जो शायद किसी बात पर पहले ही तपी हुई थी। अहमद के इस जुमले ने जल्दी पर तेल का काम किया। वो तेजी से आगे बढ़ी और अहमद के इतने करीब आ गई कि अहमद को पीछे हटना पड़ा। जोया ने उंगली उठाकर उसके चेहरे के सामने लहराई और नफरत के मारे फनकारते हुए बोली, अपनी बकवास बंद रखो और अपनी ये नसीहतें ना अपनी जेब में रखो। 2 टके के पेंडू, तुम मुझे बताओगे कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं? तुम जैसे लोग हमारे जूतों की खाक के बराबर भी नहीं होते। पता नहीं माँ ने किस नेकी के बदले या किस गुनाह की सजा के तौर पर तुम्हें हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है। मेरी मानो तो अपनी ये दकियानुसी सोच और टोपी और तस्बीह उठाओ और दफा हो जाओ वापस अपनी उसी गोबर वाले गांव में जहाँ के तुम कीड़े हो। यहाँ हमारे सर पर सवार होकर हमें मजहब मत सिखाओ। और न जाने किसका गुस्सा वो किस पर निकल रही थी। अहमद का चेहरा तिमतमा उठा। उसकी मुट्ठी शिद्दत जज्बात से भींच गई। उसकी रगों में दौड़ता हुआ देहाती खून जोश मारने लगा। दिल चाहा कि उस बदतमीज और मगरूर लड़की की जुबान पकड़ कर उसे बताए कि इज्जत और जिल्लत क्या होती है। मगर फिर अगले ही लम्हे से अपनी सफेद पोश पुप्पो का शफीक चेहरा याद आ गया, जिन्होंने उसे अपने बेटे की जगह दी थी। वो जानता था कि अगर उसने जोया को जवाब दिया तो बात बढ़ जाएगी और तकलीफ सिर्फ पुप्पो को होगी।
اور وہ احسان مند انسان تھا۔ احسان کا بدلہ بدتمیزی یا فساد سے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وہ زہر کا گھونٹ پی کر رہ گیا، خاموشی سے سر جھکائے رکھا۔ زویا اسے خاموش دیکھ کر اپنی فتح پر تکبر سے مسکرائی اور جاتے جاتے دروازے کو اتنی زور سے پٹکا کہ احمد کو جھرجھری سے آ گئی۔ احمد وہیں بت بنا کھڑا رہا، اس کے کانوں میں زویا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ گوبر والے گاؤں کا کیڑا۔ اسے آسمان کی طرف دیکھا اور بے بسی سے آنکھیں موند دی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ بیگم سروت کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ان کے ہاتھ میں زویا کی یونیورسٹی کی سیمیسٹر رپورٹس تھی اور وہ غصے سے کانپ رہی تھی، جبکہ زویا ان کے سامنے ایسے اطمینان سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے موبائل پر انگلیاں نچا رہی تھی اور منہ میں چیون گم چبا رہی تھی۔ بیگم سروت نے غصے سے اس کے کان سے ہیڈ فون کھینچا اور رپورٹس میز پر پٹک دی۔ تمہیں ذرا بھی شرم و حیا ہے زویا؟ یا وہ بھی تم نے اپنی ان ماڈرن سہیلیوں کے ساتھ مل کر بیچ کھائی ہے؟ مسلسل تیسری بار فیل ہو رہی ہو تم۔ میں تمہاری فیسیں بھر بھر کے تھک گئی ہوں اور تم وہاں یونیورسٹی میں صرف گل چھڑے اڑاتی ہو۔ زویا نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی اور چنگم کا بلبلا پھوڑتے ہوئے بولی، اوہ کم آن مام، صبح صبح نہ شروع مت ہو جائے پلیز، میرے سر میں درد ہے۔ بیگم سروت کا پارا ہائی ہو گیا، انہوں نے میز پر ہاتھ مارا۔ سر میں تو درد ہوگا جب راتوں کو 3 بجے گھر آؤ گی۔ دیکھو زویا، میں بہت برداشت کر چکی ہوں، اب اور نہیں۔ احمد کو دیکھو، وہ یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہا ہے اور تم خاک اڑا رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج سے احمد تمہیں روزانہ شام کو 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھائے گا اور تم بغیر کسی بہانے کے اس سے پڑھو گی۔ یہ سنتے ہی زویا کے ہاتھ سے مکھن والی چھری پلیٹ میں گر گئی۔ اسے بے یقینی اور کراہت سے پہلے ماں کو اور پھر کونے میں خاموش بیٹھے احمد کو دیکھا۔ اس کے نتنے غصے سے پھول گئے اور وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑی۔ موم، آپ ہوش میں تو ہے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں نہیں اس سے، اس پیلو سے جسے ڈھنگ سے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ فورک اور نائف کیسے پکڑتے۔ یہ مجھے کیا پڑھائے گا؟ اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے گھن آتی ہے، اس کے وجود سے مجھے گاؤں کے جانوروں کی بو آتی ہے۔ میں ہرگز اس جاہل گوار سے نہیں پڑھوں گی۔ زویا کے الفاظ احمد کے دل پر پگھلا ہوا سیسا بن کر گرے۔ اس کی عزت نفس لہو لہا ہو گئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا، چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی شوق نہیں تم جیسی بدتمیز اور جاہل لڑکی کو پڑھانے کا، جس کے پاس ڈگریاں تو ہے مگر شعور نہیں۔ مگر پھپھو کے احسان کا بوجھ اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ اپنی مجبوری نے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ ہاسٹل رہنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ کو دیکھتا رہا جیسے اس کا وہاں ہونا کوئی گناہ ہو۔ بیگم سروت نے زویا کی بات کو یکسر مسترد کرتے دو ٹوک اور حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اگر تم نے احمد سے ٹیوشن نہیں پڑھی تو تمہاری گاڑی کی چابیاں ابھی اسی وقت ضبط کر دی جائیں گی، تمہارا کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیا جائے گا اور تمہارا گھر سے نکلنا بند۔ کا فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں آزادی چاہیے یا قید۔ زویا جانتی تھی کہ ماں اس بار سنجیدہ ہے اور وہ اپنی عیاشیوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے زہر آلود اور نفرت بری نظروں سے احمد کو گورا جیسے اسے کچا چبا جائے گی، اور پیر پٹکتی چیختی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شام کو جب احمد کتابیں لے کر گھر کے اسٹڈی روم نما لائبریری میں پہنچا تو وہاں کا منظر اس کے صبر کو آسمانی کے لیے کافی تھا۔ زویا صوفے پر نیند دراز تھی اور اپنے جوتے میز پر رکھے ہوئے تھے۔ احمد نے اندر داخل ہو کر سلام کیا مگر زویا نے جواب دینا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ احمد نے جھجکتے ہوئے ایک کرسی کھینچی اور مناسب فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسے کتاب کھولی اور پڑھانا شروع کیا، مگر زویا کا رویہ ایسا تھا جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ دیوار ہو۔ وہ مسلسل اپنے موبائل میں گم رہی، کبھی اپنی سہیلیوں کو وائس نوٹ بھیجتی تو کبھی بلند آواز میں ہنستی۔ احمد نے جب اسے ٹوکنے کی کوشش کی اور کہا کہ زویا پلیز توجہ دے، یہ اہم ٹاپک ہے، تو زویا نے موبائل نیچے کیا اور اسے ایسی حقارت امیز نظروں سے دیکھا کہ احمد کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ ہیلو ماسٹر جی، اپنی اوقات میں رہو اور اپنی بکواس جلدی ختم کرو، جتنا ماں نے کہا ہے اتنا کرو، زیادہ فری ہونے کی استاد کرنے کی کوشش مت کرو، تم یہاں صرف میری ماں کے دباؤ کی وجہ سے برداشت کیے جا رہے ہو، تو اللہ نے تمہیں اپنی ڈرائیور کی سیٹ پر بھی نہ بٹھاؤ، تمہیں دیکھ کر میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، جلدی سے یہ ڈرامہ ختم کرو اور نکلو یہاں سے، میرے سر میں بہت درد ہے آلریڈی۔ احمد کا چہرہ فک ہو گیا، وہ ایک ذہین طالب علم تھا
गाँव में सब उसकी इज़्ज़त करते थे, मगर यहाँ ये लड़की रोज़ाना उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को कुचलती थी। वो रोज़ाना इस तज़्ज़ुए को बर्दाश्त करता। उस वजह से कभी जाहिल कहती, कभी उसकी अंग्रेज़ी लहज़े का मज़ाक उड़ाती। उसकी वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेजती, उनके सामने हँसती कि देखो, ये नमूना मुझे पढ़ाएगा। अहमर के लिए 2 घंटे किसी जहन्नुम के अज़ाब से कम ना होते थे। मगर वो ये सब सिर्फ़ अपनी तरबियत और मजबूरी की खातिर सहता रहा, कि कहीं फूफो ये ना समझे कि वो नाशुक्र है। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। अहमद का दिल करता था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला जाए और खेती बाड़ी कर ले, मगर इस जिल्लत से निकल जाए। मगर फिर उसे अपने मकसद, अपने बाप का ख्वाब याद आ जाता। इस दौरान अहमद ने महसूस किया कि जोया का रवैया कुछ दिनों से बदला बदला सा है। उसकी वो लापरवाही और शौकिया कहीं खो गई है। वो जो हर वक्त चहकती रहती थी और अहमद को जिद करने का कोई ना कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अब अक्सर गुमसुम और परेशान नजर आती। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे और रंगत जर्द होती जा रही थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई रोग उसे खा रहा हो। वो ट्यूशन के दौरान भी उस अब अहमद को तंग नहीं करती थी, बल्कि खाली खाली नजरों से किताब को घूरती रहती और बार बार अपना फोन चेक करती, जैसे किसी मसीहा की कॉल का इंतजार हो। अहमद ने कई बार उसे चोरी छुपे कोनों में जाकर रोते हुए देखा, मगर जोया कि वही पुरानी नखवत और तकब्बुर उसे कुछ पूछने से बाज रखता, कि कहीं वो फिर से उसकी तजलील ही ना करते। अहमद समझ गया था कि दाल में कुछ तो काला है, ये शायद पूरी दाल ही काली है, मगर वो खामोश रहा। एक रात अहमद अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रहा था कि उसके कानों में किसी के सिसकने की दबी दबी सी आवाज पड़ी। रात की इस पहरी आवाज इंतहाई खौफनाक और दुख बड़ी थी। अहमद रुक गया। ये आवाज जोया के कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। तजस्सुस और नामालूम खदशे ने अहमद के कदमों को जोया के कमरे की तरफ मोड़ दिया। वो दबे पांव चलता दरवाजे के करीब पहुंचा। अंदर का मंजर देखकर वो ठटक गया। जोया जमीन पर कालीन पर बैठी थी। उसके सामने टिश्यू पेपर्स का ढेर था और फोन कान से लगाए जारों की तार हो रही थी। उसका वो गुरूर, वो अकड़, वो तंज, सब कुछ गायब था और उसकी जगह एक हारी हुई टूटी हुई लड़की की बेबसी ने ले ली थी। वो फोन पर किसी से गिरगिरा रही थी। अहमद वापस पलटने ही वाला था कि जोया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने उसके कदमों को जमीन में गाड़ दिया और उसके खून को मुंजमद कर दिया। काशिफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए मेरा फोन मत काटो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुमने तो वादा किया था ना कि हम शादी करेंगे। तुमने कहा था कि हम भाग जाएंगे, और अब जबकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम कह रही हो कि तुम मुल्क छोड़ कर जा रहे हो। अहमद को लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा उसके कानों में ढेल दिया हो, उसके सर पर हथौड़ा मारा हो। वो अपनी जगह साकित रह गया, सांस लेना भी भूल गया। जोया की आवाज में अब चीखे और हिस्ट्रिया शामिल हो रहा था। खुदा के लिए काशिफ, मुझे बर्बाद मत करो। मेरी माँ मुझे जिंदा मार देगी। इस खानदान में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्चे को लेकर? मैं उम्मीद से हूँ काशिफ। 2 माह हो गए हैं। अब मैं इसे छुपा भी नहीं सकती। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। तुम्हें वापस आना होगा। अहमद का वजूद कांपने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सोया है जो उसे शराफत और तहजीब के भाषण देती थी और इसे पेंडू और चाहल समझती थी। आज वो अपनी ही मॉडर्न लाइफ स्टाइल और बेलगाम आज़ादी की बेल चढ़ चुकी थी। एक कवारी गैर शादीशुदा लड़की का उम्मीद से होना, और वो भी एक ऐसे लड़के से जो उसे धोखा देकर फरार हो रहा था। ये इस खानदान की इज्जत का जनाजा था जिसने अहमद को पनाह दी थी। अहमद वहां खड़ा दम साधे ये सब सुन रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे जोया पर तरस नहीं, बल्कि शदीद घिन आ रही थी कि किस तरह उसने अपनी माँ के अंधे एतमाद का गला घोटा था और अपनी इज्जत को तार तार किया था। जोया अभी तक फोन पर मिन्नतें कर रही थी कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ काशिफ, एक बार मेरी बात सुन लो। मगर शायद दूसरी तरफ फोन बंद कर दिया गया था या कॉल काट दी गई थी, क्योंकि जोया ने जोर से मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा और अपना सर घुटनों में देकर दहाड़े मार कर रोने लगी। उसका ये रोना पछतावे का था या रुसवाई के डर का, ये तो वही जानती थी। मगर अहमद के लिए वहां मजीद खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। वो उल्टे कदमों वहां से हट गया, मगर उसके जहन में आंधियां चल रही थी कि अब क्या होगा। जब ये खलीज राज फुप्पो पर खुलेगा तो इस घर में क्यामत टूट पड़ेगी। जोया का यह मकरवा और गुनाहगार चेहरा देखने के बाद अहमद को इस घर की दीवारों से जैसे वहशत होने लगी थी। उसे लग रहा था कि यह घर अब घर नहीं बल्कि बारूद का ढेर बन चुका है
اور وہ انجانے میں اس بارود کے اوپر بیٹھا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ زویا کا یہ گناہ صرف زویا کی بربادی نہیں بلکہ خود احمد کی زندگی کا سب سے بھیانک موڑ ثابت ہونے والا ہے، اور اس کی شرافت ہی اس کے گلے کا پھندا بننے والی ہے۔ احمد اس رات اپنے کمرے میں واپس تو آ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں زویا کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے سنے تھے۔ ایک پاک دامن عورت کا تصور جو اس کے ذہن میں تھا وہ کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کوئی ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور اس کی تباہی کی زد میں صرف زویا نہیں بلکہ اس کی پھپھو اور پورا خاندان آئے گا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، دل میں ایک عجیب سی وحشت اور خوف تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے پھپھو کو سب سچ بتا دینا چاہیے، مگر پھر اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پھپھو یہ نہ سمجھے کہ ان کی بیٹی پر بہتان لگا رہا ہے، اور اگر انہوں نے یقین کر بھی لیا تو کیا وہ اس صدمے کو برداشت کر پائیں گی۔ ایک کشمکش اسے اندر سے گھلائی جا رہی تھی۔ دوسری جانب زویا کے کمرے میں قیامت برپا تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار کاشف کا نمبر ملا رہی تھی، مگر ہر بار اسے آپ کا ملایا ہوا نمبر بند ہے کہ ملحوظ صدا سنائی دیتی جو اس کے لیے موت کا پروانہ بن رہی تھی۔ اسے اپنی تباہی بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاشف اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور وہ اسے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک چکا ہے۔ زویا نے غصے سے اور بے بسی کے عالم میں اپنا سر دیوار سے ٹکرایا اور چیخنا چاہتی تھی، مگر بدنامی کا خوف اس کے گلے کا پھندا بنا رہا۔ اگلی کئی صبح اسی خوف اور گھٹن میں گزری۔ زویا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر آتی تو اسے کھانے کی بوجھ سے متلی ہونے لگتی۔ وہ مشکل خود کو ضبط کرتی، مگر فطرت کے نظام کو آخر کب تک چھپایا جا سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس صبح راستے کی میز پر بیگم سروت زویا کو زبردستی انڈا کھلا رہی تھی کہ اچانک زویا کے معدے میں ایک شدید لہر اٹھی، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش بیسن کی طرف بھاگی۔ اس کی حالت دیکھ کر بیگم سروت کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی کے پیچھے لپکی۔ زویا بیسن پر جھکی کے کر رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بیگم سروت نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، زویا میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ چلو بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ زویا نے انکار میں سر ہلایا، نہیں مام میں ٹھیک ہوں، بس معمولی سی فوڈ پوائزننگ تھی۔ مگر بیگم سروت اب کوئی بہانہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی زویا کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے فیملی ڈاکٹر کے کلینک لے گئی۔ احمد گھر کے دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر جو طوفان آئے گا وہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ کلینک کا ماحول انتہائی سرد اور جراثیم کش عدیات کی بو سے بوجھل تھا۔ زویا ایک مجرم کی طرح سٹول پر بیٹھی تھی۔ بیگم سروت پاس ہی کھڑی بے چینی سے رپورٹس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر رپورٹس لے کر اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے حالت ٹھیک کرتے بیگم سروت کی طرف دیکھا، اور جو الفاظ کہے انہوں نے بیگم سروت کی دنیا میں اندھیرا کر دیا۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، آپ ننھی بننے والی ہے۔ آپ کی بیٹی 2 ماہ سے امید سے ہے۔ ڈاکٹر کی الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہ تھے۔ بیگم سروت کو لگا جیسے زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں گرتی جا رہی ہے۔ ان کے کاروں میں جیسے سائے سائے ہونے لگا۔ وہ بے یقین نظروں سے کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی تو کبھی زمین میں گری ہوئی زویا کو، جس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر؟ یہ ناممکن ہے، میری بیٹی کنواری ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ بیگم سروت کی آواز سڑکھڑا گئی۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کندھے اچکائے۔ رپورٹ چوست نہیں بولتی ہے بیگم صاحبہ، اب یہ آپ کا خاندانی معاملہ ہے، خود نپٹ لے۔ بیگم سروت نے زویا کے بازو کو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں زویا کے گوشت میں پرس ہو گئی۔ زویا کے منہ سے سسکی نکلی۔ بیگم سروت نے اسے کلینک سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور گاڑی میں پٹک دیا۔ ڈرائیور کو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ پھر راستے بھر وہ خاموش رہی، مگر یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ گاڑی میں زویا کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر پہنچتے اس کی پیشی ہوگی، اور اگر اس نے سچ بتا دی کہ کاشف بھاگ چکا ہے تو اس کی ماں اسے جان سے مار دے گی یا پھر گھر سے نکال دے گی۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی، ایک ڈھال کی، کیسے بکرے کی، جس کی قربانی دے کر وہ خود کو بچا سکے۔ اس کا شیطانی دماغ تیزی سے مہروں کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بیگم سروت گاڑی سے اتری اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لاؤنج میں لے آئی۔
انہوں نے ملازموں کو اشارے سے جانے کا حکم دیا اور پھر پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ زویا کے منہ پر رسید کیا۔ یہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ زویا لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ بیگم سروت کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بولو، کم وقت ماری کس کا گناہ ہے اور کس کے منہ کالا کیا تم نے میں نے تمہیں آزادی دی کہ تم میری عزت کا جنازہ نکال پتا کون ہے وہ؟ میں ابھی اس کے گھر جاؤں گی اور اسے گھسیٹ کر لاؤں گی تاکہ تمہارا نکاح کر سکوں۔ بولو زویا، ورنہ میں تمہیں زندہ کر دوں گی۔ زویا جانتی تھی کہ کاشف کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ملک سے باہر جا چکا ہے۔ اس کا نام لینے سے صرف رسوائی ہاتھ آتی ہے اور ہر کچھ نکلتا نہیں۔ اسے ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو موجود ہو اور جسے اس کی ماں دبا سکے۔ اچانک اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے احمد پر پڑی جو شور سن کر نیچے آ رہا تھا۔ احمد کو دیکھتے زویا کے ذہن میں کتنا ہی گھٹیا اور مکارانہ منصوبہ تشکیل پایا۔ اسے سوچا کہ احمد غریب ہے، احسان مند ہے، کمزور ہے، اس پر الزام لگانا سب سے آسان، اور ماں اس کی بات کبھی ٹالے گی نہیں۔ یہ سوچتے زویا نے مگمچ کے آنسو بہاتے شروع کر دیے اور گھٹنوں کے بل رنگتی ماں کے قدموں میں جا گری۔ موم موم خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں تو مظلوم ہوں، میں لٹ گئی موم۔ بیگم سروتے سے جھنجھوڑا، ڈرامے بند کرو اور نام بتا۔ زویا نے کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی اور دھیرے سے سیڑھیوں پر کھڑے احمد کی جانب اشارہ کر دیا۔ یہ احمد، اس نے یہ سب کیا ہے۔ بیگم سروت اور احمد دونوں پر بجلی گر پڑی۔ احمد جو بھی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا پتھر کا ہو گیا۔ اسے سماعت پر یقین نہ آیا۔ سویا مسلسل بولی جا رہی تھی، اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا موم، یہ ٹیوشن کے بہانے میرے کمرے میں آتا تھا، انہیں منع کیا ایسے، میں نے اسے بھائی سمجھا مگر یہ درندہ بن گیا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو یہ میری تصویریں وائرل کر دے گا۔ میں ڈر گئی تھی موم، میں اپنی عزت بچانے کے لیے چپ رہی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے برباد کر دے گا۔ زویا کا جھوٹ اتنا روانی سے تھا اور اس میں اتنی تفصیلات تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ بیگم سروت نے آہستہ سے گردن گھما کر احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو احترام اور محبت تھی اب نفرت اور حقارت میں بدل چکی تھی۔ احمد نے اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی، وہ چیخنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، میں تو اسے چھوتا بھی نہیں تھا، مگر اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، پوپو یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو آج تک۔ احمد کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ بیگم سروت نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے احمد کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی اور احمد کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ جسمانی تکلیف سے زیادہ روح کا زخم تھا۔ اس عورت نے مارا تھا جسے وہ ماں کا درجہ دیتا تھا۔ بیگم سروت بس ایک لفظ مت بولا، اپنی گندی زبان سے اپنی صفائی مت دینا۔ تم نے میری ہی تھالی میں چھید کیا، یا تمہیں سڑک سے اٹھا کر محل میں لائی اور تم نے میری ہی بیٹی کی عزت لوٹی۔ شرم نہیں احمد، تم اتنے گر جاؤ گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زویا کی طرف دیکھ رہا تھا جو ماں کے پیچھے چپی رو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ وہ احمد کو برباد کر کے خود کو بچا چکی تھی۔ بیگم سروت کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ جانتی تھی کہ اب رونے دھونے کا وقت نہیں ہے۔ رپورٹس آ چکی تھی اور چند مہینوں میں زویا کا پیٹ سب کچھ آیا کر دے گا، خاندان میں باتیں بنے گی، ان کی ناک کٹ جائے گی۔ ان کے پاس سوچنے کا وقت کم تھا۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک فیصلہ کن انداز میں احمد کی طرف دیکھا۔ احمد، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں اپنی بیٹی کو در بدر نہیں ہونے دوں گی۔ اس گناہ کو چھپانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ بیگم سروت نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بم پھوڑا، میں تمہارا اور زویا کا نکاح کروا رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے تڑپ کر کہا، پھپھو اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اس کردار سے آری لڑکی سے شادی کروں جس نے مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگایا؟ میں بے گناہ ہوں، وہ خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ بیگم سروت نے سختی سے اسے روکا، قسمیں مت کھاؤ احمد، ثبوت سامنے ہے، زویا پاگل نہیں ہے جو اپنے کزن پر ایسا الزام لگائے گی۔ دیکھو میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں پولیس کو بلا اور تم پر ریپ کا کیس کروا دوں، تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے اور تمہاری کیریئر تباہ ہو جائے گا، یا پھر شرافت سے میری بیٹی سے نکاح کر لو، اس بچے کو اپنا نام دو تاکہ میری عزت بچ سکے۔ انتخاب تمہارا ہے، جیل یا نکاح۔ احمد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کے سامنے وہ اپنی
बेगुनाही साबित नहीं कर सकेगा, क्योंकि ज़ोया गवाही देगी और डीएनए टेस्ट तक बात जाने में महीनों लग जाएंगे। तब तक उसकी इज्जत खाक में मिल चुकी होगी। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी पप्पू को जेल में चक्करों में नहीं डालना चाहता था। बेगम सरमत अहमद के करीब आई और अचानक उनका लहजा बदल गया। अब धमकी नहीं दे रही थी, बल्कि भीख मांग रही थी। ये भी उनकी एक चाल थी, क्योंकि माँ के दिल कहीं ना कहीं जानता था कि अहमद ऐसा नहीं है, मगर उन्हें जोया के लिए पर्दा चाहिए था। अहमद, मेरी सफेद पोशी का भरम रख लो। तुम्हारे बाप ने मरते वक्त तुम्हें मेरे हवाले किया था। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपना लो, वरना वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अहमद ने फुप्पू के जुड़े हुए हाथ देखे तो उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई। वो टूट गया। उसने अपनी अना, अपनी खुशियां, अपनी सच्चाई को फुप्पो की झूठी इज्जत पर कुर्बान करने का फैसला कर लिया। उसने वीरान आंखों से पप्पू को देखा और मुर्दा आवाज में बोला, ठीक है पप्पू, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं निकाह करूंगा, मगर याद रखिए, अगर मेरा निकाह नहीं, ये मेरा कत्ल कर रही है आप। उसी रात घर के ड्राइंग रूम में इंतहाई सोगवार माहौल में निकाह का एहतमाम किया गया। मोहल्ले की मस्जिद में मौलवी साहब को बुलाया गया। 2 गवाह मुलाजमों से बनाए गए। ना कोई बारात थी, ना मेहंदी, ना कोई खुशी। जोया ने वही कपड़े पहन रखे थे, बस सर पर एक शॉल ओढ़ ली थी। वो नजरें झुकाए बैठी थी, जबकि अहमद का चेहरा स्पाट और आंखें पथराई हुई थी। मौलवी साहब ने जब अहमद से एजाबो कबूल का पूछा तो अहमद को लगा जैसे वो अपनी सजाए मौत पर दस्तखत कर रहा हो। उसने बोझल लहजे में कबूल है कहा और कलम नहीं छोड़ दिया। निकाह के फौरन बाद बेगम सरवत अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। शायद वो अहमद का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी, या शायद वो सुकून की गोलियां खाकर सोना चाहती थी। अहमद आहिस्ता कदमों से चलता जोया के कमरे की तरफ पड़ा, जो अब उसका कमरा था। वही कमरा जहां कुछ दिन पहले उसने जोया को काशिफ से बात करते सुना था। आज उसी कमरे का कानूनी मालिक बनकर चाह रहा था, मगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत का लावा पकड़ा था। उसे दरवाजा खोला। जोया बेड के किनारे बैठी थी। अहमद को देखकर उस सहम कर पीछे हटी। उसे उम्मीद थी कि शायद अहमद अब शौहर बन गया तो माफ कर देगा, मगर अहमद की आंखों में देखकर उसकी रूह कांप गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने दरवाजा लॉक किया और मुड़कर जोया के करीब आया। जोया ने कुछ कहना चाहा मगर अहमद ने उसकी बात काट दी। उसका बाजू पूरी कोट से जकड़ कर उसे झंझोड़ा और बिस्तर पर पटक दिया। एहसान फरामोश और मक्कार औरत, मैं तुम्हें शरीफ समझता था, मगर तुम तो नाखून से भी बदतर निकली। तुमने अपने गुनाह का टुकड़ा मेरे से रख दिया। तुमने मेरी शराफत, मेरी इबादत, मेरी हर चीज को दागदार कर दिया, सिर्फ अपनी हवस को छुपाने के लिए। तुमने क्या सोचा था मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना लूंगा? जोया रोते हुए बोली, अहमद मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो शेरनी अब भीगी बिल्ली बन चुकी थी। अहमद ने हकारत से उस पर थूका, मुआफी का लफ्ज अपनी जुबान पर मत निकालना जोया। आज के बाद ये लफ्ज हमारे दरमियान हराम है। सुन लो कान खोल के। दुनिया की नजर में तुम मेरी बीवी हो गई, मगर इस कमरे की 4 दीवारी में तुम मेरे लिए एक अजनबी से भी बदतर हो। मेरे लिए तुम मर चुकी हो, और ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, ये हराम की निशानी है। मैं इसे कभी अपना नाम नहीं दूंगा। मैं कभी इसे अपनी औलाद नहीं समझूंगा। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई है, अब तुम खुद इस जहन्नुम में जलोगी। अहमद ने कमरे के कोने में पड़े सोफे से एक तकिया उठाया और इसे वहीं फेंक दिया। आज से ये सोफा मेरा बिस्तर है और वो बेड तुम्हारी कब्र। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोया सिसकती रही, मगर अहमद ने एक बार भी मुड़कर नहीं दिखा। वो लाइट बंद करके सोफे पर लेट गया, मगर अंधेरे में उसकी आंखें खुली थी, जिनमें सिर्फ इंतकाम और नफरत की आग जल रही थी। जोया को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जान तो बचा ली है, मगर उसने खुद को एक ऐसी कैद में डाल दिया है जहां उसे रहाई मौत के बाद ही मुमकिन है। कि अहमद की खामोश मौजूदगी उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थी, और ये तो अब सिर्फ पहली रात थी। पूरी जिंदगी का अजाब अभी बाकी था। निकाह की वो रात तो गुजर गई, मगर आने वाली हर सुबह जोया के लिए क्यामत बनकर तलू होने लगी। एक ही छत तले रहते हुए अहमद और जोया के दरमियान खलीज इतनी वसी हो चुकी थी जिसे पाटना नामुमकिन था। वो दोनों तो अजनबी सियारों की तरह थे, जो अपने अपने मदार में घूम रहे थे, मगर उनका टकराव नागजीत था। अहमद ने अपनी कसम निभाई थी। उसने जोया को दुनिया के सामने अपनी बीवी का
नाम तो दे दिया था, मगर कमरे की चार दीवारी के अंदर उसने जोया को एक ऐसी अनदेखी कैद में डाल दिया था जहां ना कोई बात थी, ना कोई जज्बा, बस एक जानलेवा खामोशी थी जो जोया के वजूद को दीमक की तरह चाट रही थी। जोया अब अक्सर बदल चुकी थी। हर वक्त के ताने अब खामोशी बन गए। अहमद सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात के वापस आता। वो जोया की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। उसके कपड़े, उसका खाना, सब कुछ अलग था। जोया सारा दिन कमरे में बंद अपने गुनाहों का मातम करती रहती। उसका पेट जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसके अंदर का खौफ और एहसास जुर्म तवाना होता जा रहा था। वो अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती और इसे अपनी अक्स से गिलाती थी। वो सोचती थी काश वो उस लम्हे को मिटा सकती जब वो काशिफ की चिकनी चुपड़ी बातों में आई थी। मगर वक्त का पहिया कभी उल्टा नहीं चलता। बेगम सरवत की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बज़ाहिर अपनी बेटी को घर बसाने में कामयाब हो गई थी, मगर अंदर ही अंदर एक नासूर उन्हें खोखला कर रहा था। और वो जब भी अहमद के चेहरे को देखती तो उन्हें अपने मरहूम भाई का चेहरा याद आता, जिसकी अमानत में उन्होंने खयानत की थी। और वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़े झूठ की सहूलतकार बनी है। उन्होंने अहमद की मासूमियत और शराफत का कत्ल किया है। ये एहसास जुर्म उनके दिल पर बोझ बन गया था और उनका ब्लड प्रेशर काबू से बाहर रहने लगा था। घर का माहौल किसी कब्रिस्तान जैसा हो चुका था, जहाँ जिंदा 3 लाशें चल फिर रही थी। जोया कई बार माँ के पास जाकर रोती और माफ़ी मांगती, मगर बेगम सरवत अब उससे बात करते हुए भी कतराती थी। शायद उन्हें अपनी बेटी की शक्ल में अपनी नाकामी और अपने खानदान की रुसवाई नजर आती थी। जोया बिल्कुल तना हो चुकी थी। उसका वाहिद सहारा उसकी माँ थी, और अब वो भी उससे मुंह मोड़ रही थी। फिर वो अंधेरी रात आई जिसने उस बिखरे हुए घर की बुनियादें हिला कर रख दी। रात के पिछले पहर बेगम सरवत के सीने में शदीद दर्द उठा। वो पसीने में शराबोर हो गई और उनका सांस उखड़ने लगा। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, मगर गिलास हाथ से छूट कर गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर मुलाजमा भागती हुई आई और फिर घर में कहराम मच गया। अहमद और जोया दोनों भागते हुए फुप्पो के घर में पहुंचे। जोया माँ की हालत देखकर चीखने लगी, जबकि अहमद ने फौरन उन्हें संभाला और गाड़ी निकालने के लिए भागा। मगर शायद कुदरत का फैसला कुछ और ही था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेगम सरवत की रूह परवास कर गई और वो अपने दिल पर ढेरों राज और पछतावे लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने आखिरी वक्त में अहमद का हाथ पकड़ने की कोशिश की कि शायद वो माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर अल्फाज उनके हलक में ही दम तोड़ गए। डॉक्टर ने जब उनकी मौत की तस्दीक की तो जोया पर जैसे गशी का दौरा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके सर से आसमान हट गया हो। माँ ही तो उसकी ढाल थी, जिसने उसे अहमद के गज़ब से बचा रखा था। हम माँ के जाने के बाद वो इस दुनिया में बिल्कुल बेयारो मददगार रह गई थी। बेगम सैयद की तदफीन और सोयम तक अहमद ने मुकम्मल जिम्मेदारी और वक़ार के साथ सारे इंतजामात संभाले। उसे जोया को कोई ताना नहीं दिया और ना ही उससे कोई बात की। वो एक मशीनी अंदाज में सारे फ़राइज़ अदा करता रहा। लोग आ रहे थे, ताज़ियत कर रहे थे, और अहमद खामोशी से सर हिलाए सब सुन रहा था। जोया सफ़ेद कपड़ों में मलबूस करके एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और चेहरा स्पाट था। उसे रह रह कर अहमद का खौफ खाए जा रहा था कि अब क्या होगा। अब तो वो तना है। सोएम की ख़त्म होती जब आखिरी मेहमान भी रुखसत हो गया तो घर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। शाम का वक्त था और हर कोने से उदासी टपक रही थी। जोया अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और अहमद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रैवलिंग बैग था। वो मुकम्मल तैयार था। जोया का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो सवालिया नजरों से अहमद को देखने लगी। अहमद ने बैग दरवाजे के पास रखा और जोया के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही सर्द मेहरी थी जो निकाह की रात थी। उसने इंतहाई सख्त और हतमी लहजे में कहा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई जोया। मैंने तुम्हारी बात से वादा किया था कि मैं उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी पर्दापोशी करूंगा और तुम्हें रुसवा नहीं होने दूंगा। मैंने वो वादा निभा दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही और मेरे ऊपर तुम्हारा या इस घर का कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। जोया तड़प कर उठी। अहमद, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? मैं उम्मीद से हूँ। खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। अहमद के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। उम्मीद से हूँ? कितने आराम से कह दिया तुम्हें। तुम्हें याद नहीं कि ये उम्मीद किसकी है? ये मेरा बच्चा नहीं है जोया। ये तुम्हारे गुनाह की निशानी है। मैं इस गंदगी को सारी जिंदगी अपने कंधे पर नहीं उठा सकता।
میں نے نکاح صرف پھوپھو کی جان بچانے کے لیے کیا تھا. اب جب وہ نہیں رہی ہیں تو اس ڈرامے کا اختتام بھی ہونا چاہیے. میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اس گھر سے، اس شہر سے، تمہاری زندگی سے. یہ گھر تمہارے نام ہے، تمہارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تم اپنی اور اپنے آنے والے بچے کی پرورش کر سکتی ہو، مگر مجھ سے کسی سہارے کی امید مت رکھنا. زویا نے آگے بڑھ کر احمد کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر احمد نے جھٹک دیا. خبر تھا جو مجھے ہاتھ تک آیا. میرے لیے تم اس دن ہی مر گئی تھی جس دن تم نے مجھ پر وہ گھٹیا الزام لگایا تھا. آج میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. تم جیتی ہو یا مرتی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا. زویا پیچھے باقی وہ سیڑھیوں پر گرتے گرتے بچی. وہ چیختی رہی کہ احمد رکو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں ڈر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی. مگر احمد نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور دھول اڑاتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا. زویا گیٹ کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گر گئی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی. آج واقعی یتیم ہو گئی تھی. اس کا غرور، اس کا مان، اس کی چالاکیاں سب خاک میں مل گئی تھی. وہ اکیلی تھی اور اس کے پیٹ میں پرورش پانے والی جان اس کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھی. وقت نے اپنی رفتار پر چلنا جاری رکھا. دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے. 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا. اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بھی بہہ چکا تھا. احمد جو کبھی ایک جذباتی اور سادہ دل نوجوان تھا، حالات کی بھٹی میں پک کر کندن بن چکا تھا. اس نے اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی اور کیریئر پر مرکوز کر دی تھی. شہر چھوڑنے کے بعد اس نے دن رات ایک کر دیے تھے. اس کے اندر کی نفرت اور غصے نے اسے تھکنے نہیں دیا تھا. اس نے سول سروس کا امتحان دیا اور ٹاپ پوزیشن حاصل کی. آج وہ ایک بااثر اور سخت کے سرکاری آفیسر بن چکا تھا. اس 5 سال کے عرصے میں اس نے کبھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا. اس نے اپنے ماضی کو اپنے ذہن کے کسی تاریک خانے میں کفل لگا کر بند کر گیا تھا. عورتوں کے نام سے چڑھتا تھا. اس کے ماں تھا تو اس کے نام سے کانپتے تھے کیونکہ وہ اصولوں کا پکا اور مزاج کا سخت تھا. اس کے والدین گاؤں سے اس کے پاس آ گئے تھے اور اس کی خدمت میں سکون تلاش کرتا تھا. اگر شادی کا نام سنتے وہ بھڑک اٹھتا تھا. اس کے دل میں زویا کے لیے نفرت کی آگ ابھی بھی مدھم نہیں ہوئی تھی. وہ اکثر سوچتا کہ زویا اب تک دوسری شادی کر چکی ہوگی یا اپنی اسی آزادانہ زندگی میں مگن ہوگی. شاید وہ بچہ بڑا ہو گیا ہوگا جس کا باپ کوئی اور تھا. احمد کو ان خیالوں سے بھی کن آتی تھی. وہ سمجھتا تھا کہ مکافات عمل صرف کتابوں کی باتیں ہیں، ورنہ زویا جیسی عورت کبھی نہیں سدھرتی. مگر تقدیر کے فیصلے انسان کی سوچ سے الگ ہوتے ہیں. قدرت نے اسے دوبارہ وہیں لے جانا چاہتی تھی جہاں سے وہ بھاگا تھا. ایک دن احمد اپنے دفتر میں فائلز میں گم تھا کہ اسے ٹرانسفر کے آرڈر موصول ہوئے. جب اس نے شہر کا نام دیکھا تو اس کے ہاتھ رک گئے کہ وہی شہر تھا جہاں اس کی زندگی برباد ہوئی تھی، جہاں اس کا ماضی دفن تھا. پہلے تو اس نے سوچا کہ ٹرانسفر رکھوا دے، مگر پھر اس کی انا آڑے آ گئی. وہ کیوں ڈرے؟ وہ کمزور احمد نہیں تھا، وہ ایک پاورفل آفیسر تھا. وہ اس شہر جا سکتا تھا اور اس کی ماضی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا تھا. اسے ٹرانسفر قبول کر لیا اور اسی ہفتے وہ شہر پہنچ گیا. شہر پہنچ کر اسی سرکاری رہائش کا الرٹ ہوئی، مگر اس کے دل میں ایک عجب سی خود بت تھی. وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس گھر کا کیا بنا جہاں اس نے زندگی کے بدترین گزارے تھے دن. کہ زویا ابھی بھی وہی ہے یا گھر بیچ کر جا چکی ہے؟ ایک عجیب سا تجسس اسے چین نہیں دینے دے رہا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اندازہ کتنا درست ہے کہ زویا جیسی لڑکیاں کبھی نہیں سدھرتی. وہ اپنی سرکاری جیپ میں سوار ہوا اور ڈرائیور کو اس علاقے کا پتہ سمجھایا. شام کا وقت تھا جب اس کی گاڑی انجانے پہچانے راستوں پر رواں دواں ہوئی. ہر موڑ ہل گلی جسے ماضی کی یاد دلا رہی تھی. وہ دکانیں، وہ پارک، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر احمد بدل چکا تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک سرد سا سکون تھا. گاڑی جب اس پوچھ سیکٹر میں داخل ہوئی تو احمد کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا. اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اس گھر کے باہر پہنچے گا تو وہاں گاڑیوں کی قطار ہوگی، موسیقی کا شور ہوگا اور زویا اپنی اسی بے ہودہ لائف سٹائل میں مگن ہوگی. احمد نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ اسے نفرت کا ایک ڈوز ملنے والا ہے. جیپ آخر کار اسی مانوس گلی میں مڑ گئی. احمد کی نظریں سامنے مرکوز تھی اور پھر وہ گیٹ سامنے آ گیا، وہ گیٹ جو کبھی اس کے لیے جیل کا دروازہ تھا. احمد نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا.
जीप घर के गेट से कुछ फासले पर रुक गई। अहमद ने शीशे नीचे किया और हैरत से घर को देखने लगा। उसकी तवक्का के बरअक्स वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, कोई गाड़ियों का रेल पेल नहीं था। गेट का पेंट थोड़ा मध्यम पड़ चुका था और दीवारों पर लगी बेलें बेतरतीब थी, मगर वहाँ एक अजीब सी खामोशी और वीरानी नहीं बल्कि एक पुरस्रार सा सुकून था। एडविन ने सोचा कि शायद जोया घर बेचकर जा चुकी है और यहाँ कोई और रहता है, या शायद घर खाली पड़ा है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा और खुद गाड़ी से उतर आया। वो आहिस्ता कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। उसके बूटों की आवाज़ सुनसान गली में गूंज रही थी। उसका हाथ घंटी की तरफ बढ़ा मगर फिर रुक गया। उसके अंदर एक जंग जारी थी। एक आवाज़ कह रही थी कि वापस पलट जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा। मगर दूसरी आवाज़ कह रही थी कि देख लो इंजाम क्या हुआ। आखिरकार उसने कांपते हाथों से घंटी का बटन दबा दिया। घंटी की आवाज़ अंदर गूंजी और अहमद सांस रोके इंतजार करने लगा। संदमों बाद गेट के साथ बने छोटे दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। अहमद ने अपने चेहरे पर सख्ती तारी कर ली ताकि अगर जोया सामने आए तो उसे वही पुराना कमज़ोर अहमद नजर ना आए। मगर जब दरवाज़ा खुला और सामने खड़े वजूद पर उसकी नज़र पड़ी, उसके तमाम अंदाज़े, तमाम नफ़रत, तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। सामने कोई मुलाजिम या अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसका सामना करने के लिए अहमद का जहन तैयार ही नहीं था। ये मंजर उसकी सोच के कैनवस पर कभी उभरा ही नहीं था। वो मबहूत खड़ा देखता रह गया और हवा का एक झोंका माजी की राख उड़ाकर उसकी आंखों में डाल गया। उसके सामने कोई मुलाजिम नहीं बल्कि एक 4-5 साल का इंतहाई खूबसूरत और मासूम बच्चा खड़ा था, जिसके चेहरे पर बिला की जज्बियत और आंखों में जहानत की चमक थी। बच्चा अहमद को अजनबी नजरों से दिख रहा था, मगर उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी। अहमद अभी इस हैरत से निकल भी नहीं पाया था कि वो बच्चा कौन है कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी और शफीक आवाज आई। साथ बेटा, किससे बातें कर रहे हो और इतनी देर क्यों लगा दी? अहमद के पैरों तले से जमीन सरक गई। ये आवाज उसकी अपनी माँ की थी, वो माँ जिसे वो गांव में छोड़ आया था और जिसे मिलने वो अक्सर चाहता रहता था। मगर उस वक्त वो यहाँ इस शहर में जोया के घर में क्या कर रही थी? अहमद का दिमाग चकराने लगा। इससे पहले को कुछ समझ पाता, उसकी माँ दरवाजे पर आ गई। अपने सामने अपने जवान बेटे को सरकारी ऑफिसर के लिबास में देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे अहमद पुत्र, तू यहाँ कब आया और हमें बताया भी नहीं कि तू आ रहा है? माँ ने आगे बढ़कर अहमद को गले लगा लिया। अहमद बुत बना खड़ा था, उसका वजूद सुन्न हो चुका था। माँ ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अंदर की तरफ खींचा। हाँ अंदर आ, बाहर क्यों खड़ा है? आज हमने तेरी पसंद के करेले बनाए हैं। अहमद किसी रोबोट की तरह माँ के पीछे चलता घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर घर के अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा हैरान कुन था। वो घर जो कभी मगरिबी तहजीब का नमूना था, जहाँ दीवारों पर बेहुदा पेंटिंग्स और हर कोने में सजावट के नाम पर फजूल खर्ची होती थी, आज वो घर एक इंतहाई सादा और पुरसुकून मस्कन में बदल चुका था। दीवारों पर खूबसूरत खताती में आयात कुरानी अवीजा थी। फर्नीचर वही था मगर उस पर सफ़ेद गलाफ चढ़े हुए थे, जिससे पाकीज़गी का एहसास होता था। लाउंज में टीवी की जगह एक बड़ा सा चाहे नमाज बिछा हुआ था और फिजा में लुभान की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। उसकी नजरें बेचैनी से चारों तरफ पटक रही थी। उस औरत को ढूंढ रहा था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वो अब तक बर्बाद हो चुकी होगी या दूसरी शादी करके जा चुकी होगी। अहमद से रहा ना गया, उसने माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अम्मा, आप यहाँ कैसे और जोया कहाँ है? उसका घर का ये हाल कैसे हुआ? माँ के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और एहतराम का तासुर उभरा। ने अहमद को सोफे पर बिठाया और साथ को इशारा किया कि वो अंदर जाए। बच्चा भागता हुआ अंदर गया। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, पुत्र, तू तो हमें छोड़कर अपने कामों में गुम हो गया था। मैं अकेली जान गाँव में होती थी कि अचानक एक दिन जोया आई, मुझे अपने साथ यहाँ ले आई, इसे मेरे पाँव धो धो कर पिए। अहमद सगी बेटियों से बढ़कर इसने इज्जत दी है। अहमद को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। जोया और खिदमत, वो तो एक खुदगर्ज और मगरूर लड़की थी, वो जो अपनी माँ की भी नहीं थी। वो इन देहाती रिश्तेदारों की खिदमत कैसे कर सकती थी जिन्हें वो पेंडू और जाहिल कहती थी? अहमद के लबों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। अम्मा, आप शायद भूल रही हैं कि वो कौन है और उसने क्या किया था। अब उसकी चालाकियों को नहीं जानती हैं, ये सब उसका कोई ड्रामा है। माँ ने अहमद के मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार, जो उस बच्ची के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला। इंसान खता का पुतला है पुत्र,
मगर जब अल्लाह किसी को हदायत देता है तो उसका माज़ी मिटा देता है। तूने तो उसे ठुकरा दिया था, मगर उसने तेरे नाम की लाज रखी है। पिछले 5 सालों से मैं उस लड़की से घर की दहलीज पार नहीं की। उसने खुद को तेरे और इस घर के लिए वक़्फ़ कर दिया। अभी माँ बात ही कर रही थी कि बावर्ची खाने से चाय की ट्रे लिए एक लड़की बाहर निकली। अहमद की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। क्या ये ज़ोया थी? वो ज़ोया जो तंग लिबास और खुले बालों को के बगैर कमरे से नहीं निकलती थी। सामने खड़ी लड़की ने सादा सूती सलवार कमीज पहन रखी थी और सर पर बड़ी सी चादर थी, जिससे उसने अपने बालों को अच्छी तरह ढांपा हुआ था। चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था, मगर उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर और वक़ार था जो पहले कभी नहीं था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और हाथों में कपकपाहट थी। अहमद को देखते उसके कदम रुक गए। चाय के कप प्लेट में रखे हल्के से टकराए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसने नजरें उठाकर अहमद को नहीं देखा, बल्कि खामोशी से ट्रे मेज पर रखी और पीछे हट गई। अहमद ने सिर के झुके हुए सर को देखता रहा। जहाँ कभी तकब्बुर था, वहां आजिज़ी थी। जहाँ कभी बगावत थी, वहां इताअत थी। साथ भागता हुआ है और जोया की टांगों से लिपट गया। अम्मी, बाबा आ गए हैं ना? आप कहती थी बाबा आएंगे तो खिलौने लाएंगे। जोया ने तड़प कर बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में खौफ था कि कहीं अहमद उस बच्चे को दुत्कार ही ना दे, ये कुछ बुरा भला ही ना कह दे। वो तेजी से बच्चे को लेकर अंदर कमरे की तरफ मुड़ गई। अहमद उसकी पुश्त को देखता रहा। उसका दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। नफरत का वो अलाव जो वो 5 साल से सीने में दहका रहा था। उस मंजर ने उस पर पानी की छींटे मार दी थी, मगर उसकी अना अब भी पूरी तरह नहीं हारी थी। रात का खाना खामोशी से खाया गया। जोया मेज पर नहीं आई। उसने अहमद के लिए खाना लगा दिया था तो खुद बावर्ची खाने में रही। अहमद की माँ मुसलसल जोया की तारीफें कर रही थी कि कैसे उसने तहज्जुद गुजार बनकर अपनी ज़िंदगी बदल ली है, कैसे उसने साथ की तरबियत एक हाफिज़ कुरान की तरह की है। अहमद चुपचाप सुनता रहा, मगर उसके अंदर एक जंग जारी थी। राहत गहरी हो चुकी थी। वालिदैन अपने कमरे में जा चुके थे। अहमद अपने पुराने कमरे में गया, बल्कि मेहमान खाने में लेटा था, मगर नींद से उससे कोसों दूर थी। वो करवटें बदल रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था और उसकी अना उसे उकसा रही थी। आखिरकार फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। उसने सोचा कि वो भी जाएगा और सोया से दो टोक बात करेगा कि उसे तलाक दे रहा है, क्योंकि वो एक बेनाम रिश्ते को मजीद नहीं घसीट सकता। वो एक नाजायज़ बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता और ये सब ड्रामा अब खत्म होना चाहिए। वो उठा और जोया के कमरे की तरफ बढ़ा। वही कमरा जहाँ 5 साल पहले उसने जोया को बिस्तर पर पटका था, उसे मुर्दा करार दिया था। अहमद ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुआ, मगर कदम उठाते ही रुक गया। कमरे में खूब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी थी और उस रोशनी में जोया जाए नमाज पर सजदे में पड़ी थी। अहमद को लगा कि वो दुआ मांगकर सो गई है। वो आगे बढ़ा था कि उसे जगा सके, मगर तभी उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई थी। जोया रो रही थी और उसका रोना ऐसा था जैसे कोई जख्मी परिंदा आखिरी सांसें ले रहा हो। वो सजदे में ही गिड़गिड़ा रही थी। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पर्दा पोश रब, मैं थक गई हूँ। मोला मेरी आजमाइश खत्म कर दे। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी जवानी के नशे में अंधे होकर बहुत बड़े बड़े गुनाह किए। मैंने एक पाक दामन इंसान पर बहतान लगाया। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। मगर तू तो जानता है ना मेरे मालिक, कि पिछले 5 सालों में मेरा एक एक लम्हा पछतावे की आग में जला है। मैंने तेरे सामने अपनी नाक रख ली। मुझे माफ़ कर दे या अल्लाह। अहमद के कदम वहीं जम गए। जोया की आवाज़ में ऐसा दर्द और ऐसी सच्चाई थी जो अदाकारी नहीं हो सकती थी। और मजीद सुनता रहा। जोया कह रही थी, "ऐ अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे। अगर वो मुझे तलाक दे देंगे तो मैं सह लूंगी, मगर ये मेरे गुनाहों की सज़ा होगी। मगर मेरे इस मासूम बच्चे को रुस्वा ना करना। इसका कोई कसूर नहीं है। वो तेरी अमानत है। अहमद को इस बच्चे से नफरत करने से बचा ले मेरे मालिक। अहमद का दिल मुझे माफ़ कर दे या ना करे, तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तेरी माफ़ी के बगैर मैं मर जाऊंगी।" अहमद को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर पीस दिया हो। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। वो जोया जो उसे वो एक वक़्कार और बदकिरदार औरत समझता था, वो तो कब की मर चुकी थी और इसकी राख से एक ऐसी पाकीज़ा औरत जन्म ले चुकी थी, जो अपने हक के लिए नहीं बल्कि अपनी मग़फ़िरत के लिए रो रही थी। अहमद को अपनी
अनानियत और अपनी पारसाई पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि जब अर्श वाला खुदा 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब गुनाहगारों को माफ़ कर सकता है, तो वो कौन होता है जो ज़मीन पर अकड़ कर चले और किसी की तौबा को कबूल न करे। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और उसकी जगह एक नामालूम मोहब्बत और एहतराम ने ले ली। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और जोया को पीछे घुटनों के बल वो बैठ गया। जोया अभी भी सजदे में थी और उसका जिस्म हिचकियों से हिल रहा था। अहमद ने कांपते हाथों से जोया के कंधे पर हाथ रखा। जोया का जिस्म एकदम साकित हो गया। उसे लगा जैसे वो वहम है या कोई ख्वाब। मगर जब अहमद की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। जोया, बस करो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा सुन ली है, सर उठाओ। जोया ने झटके से सर उठाया और मुड़कर देखा तो उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और आंखों में बेयकीनी थी। अहमद उसके बिल्कुल करीब बैठा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि वो नमी थी जो सिर्फ अपनों के लिए होती है। अहमद ने जोया का चेहरा अपने हाथों में लिया और नरमी से उसके आंसू पोंछे। मुझे माफ कर दो जोया, मैंने तुम्हें बहुत सजा दी। मैं समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा नेक हूँ और तुम गुनाहगार। मगर आज तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारी तौबा मेरी इबादतों से जीत गई। मैं तुम्हें छोड़ने आया था, तलाक देने आया था, मगर अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो, मेरी दुनिया और आखिरत की साथी। जोया को यकीन नहीं आ रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी और अहमद के सीने में अपना सर छुपा लिया। 5 साल का जमा हुआ दर्द आंसुओं की सूरत में बह निकला। अहमद उसे दिलासा देता रहा। तभी बेड पर सोया साथ हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो माँ को रोता देख डर गया और भाग कर पास आया। अम्मी, मत रोए। बाबा, आप मेरी अम्मी को मत मारे, मैं आपको अपने खिलौने दे दूंगा। साथ की मासूमियत ने अहमद के दिल को पिघला कर पानी कर दिया। बच्चा जो उसका खून नहीं था, मगर जिसकी रगों में अब सोया की तरबियत और तौबा का नूर दौड़ रहा था। अहमद ने मुस्कुराते हुए साथ की तरफ हाथ बढ़ाए। नहीं बेटा, अम्मी को नहीं मार रहा, मैं तो अम्मी को मना रहा हूँ। आओ मेरे साथ। अहमद ने साथ को गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा लिया। साथ ने हैरत से माँ की तरफ देखा। जोया ने मुस्कुरा कर आंखों से इशारा किया। साथ ने अपने नन्हे बाजू अहमद के गले में डाल दिए। उस समय अहमद को एक अजीब सी तकमीर का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो बाप बन गया। हकीकी बाप से भी बढ़कर उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस बच्चे को कभी यतीमी या हराम होने का एहसास नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ने उस बच्चे के जरिए ही जोया को हदायत का रास्ता दिखाया था। सुबह का सूरज तुलू हो रहा था और उसकी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी का सवेरा था। अहमद, जोया और साथ एक मुकम्मल खानदान की सूरत में बैठे थे। अहमद ने सोचा कि इंसान वाकई राख का ढेर है, मगर जब अल्लाह की रहमत की बारिश होती है तो उसी राख से गुलाब खिलते हैं, ऐसे गुलाब जो कभी नहीं मुरझाते। जोया की जिंदगी राख से गुलाब बनने का ही तो सफर थी और अहमद इस गुलाब का मुहाफिज बन चुका था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे नफरत की आग से निकालकर मोहब्बत की ठंडी छांव में पनाह दी थी।